Calculate the potential at a point capital P due to a charge of due to a charge of 4 into 10 की power minus 7 coulomb, 4 into 10 की power minus 7 coulomb located 9 centimeter away, located 9 centimeter away. Second part है इसी का. Hence obtain the work done in bringing the charge. सर आपने करवाया था? ये आ चुका है ना पेपर में, तो पेपर में आया हुआ मैं करवाता हूँ. Hence obtain the work done in bringing the charge. Hence obtain the work done in bringing hence obtain the work done in bringing the charge of 2 into 10 की power minus 9 coulomb, 2 into 10 की power minus 9 coulomb from infinity to the point capital P, from infinity to the point capital P, full stop. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? Does the answer depend on the path along which charge is brought? ठीक है, तो देखिएगा दो चीज़ें, तो इसमें जो सेकंड इसका पार्ट है ना, उसमें दो चीज़ें जो हैं वो तो कंसेप्चुअल पूछी गई हैं. और शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जो न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसमें एक फंडा याद रखिए कि पोटेंशियल क्या होता है. पहली चीज़ तो मुझे देखना है कि पोटेंशियल क्या होता है. तो मैं ये कहूँगा कि अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करी जाए तो हम ये कहेंगे कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम इन्फिनिटी पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q. ये कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर. तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेट करने में जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाना पड़ जाए तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0, जिसको K बोल देते हैं, K Q/R. बस इतना. ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है 1/4πε0 Q/R². ठीक है. ये हो गया. तो दो चीज़ें ये आपको याद रखनी है. और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है. तो ये हमको याद रखना है. उसके बाद हम ये कहते हैं कि आप इसको इन्फिनिटी पर जो चार्ज रखा हुआ है इसको इस रास्ते से लेकर आओ, इसको आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घुमाते हुए टेढ़ा मेढ़ा करके लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता. तो सेकंड चीज़ में जो पूछा गया है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विद द चार्ज इज ब्रॉट, हम ये कहेंगे नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. ठीक है. तो पहला जो है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज 4 into 10 की पावर -7 कूलम्ब लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज है. फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है. चार्ज कितना है? चार्ज को मैंने Q बोल दिया, और Q की वैल्यू कितनी है? 4 into 10 की पावर -7 कूलम्ब. और इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट को P मान लीजिए कि मुझे पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है. तो जो डिस्टेंस है उसको हम R बोलते हैं. ठीक है. वहाँ रखना है R. और ये कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर. ओके. ठीक है.
अब सीधा फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन R कितना है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.09 मीटर, 0.09 हो जाएगा। 0.09 देखते ही आपको बड़ी तसल्ली हो गई क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.09 है तो पॉइंट गया तो बेटा ऊपर आ गया 100, यहाँ नीचे 9 ऊपर 100, एक 9 से एक 9 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻9 - 7 इज 2 और 2 + 2 इज 4, 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स ये हो गया। 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P तो इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ता है उसी को तो हम पोटेंशियल बोल देते हैं। तो वर्क डन पूछना है तो V इंटू Q करना है। V इंटू Q करना है। अब यहाँ पर पॉइंट P पर इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाना है तो पॉइंट P पर पहले से एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका था इस चार्ज की वजह से। वो पोटेंशियल कितना था 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है तो सेकंड पार्ट में हम ये कहेंगे कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q और यहाँ पर पहले से पोटेंशियल डेवलप हो चुका था 4 इंटू 10⁻4 और Q कितना दे रखा है इन्होंने 2 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है तो 4 2 ज़ा 8 और 4 - 9 इज -5, 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है अब उन्होंने ये पूछा है आपसे कि क्या डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्जेस ब्रॉट। ये कहेंगे नो, इसका आंसर है नो। इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करिएगा 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम ये एनसीईआरटी का है। 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम are located 15 centimeter apart. Are located 15 centimeter apart. Are located 15 centimeter apart. Full stop. At what point on the line joining the two charges? At what point on the line joining the two charges is the electric potential zero? Is the electric potential zero? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। मतलब पर्टिकुलरली ये नहीं, डेटा बेटा थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लेकिन वो ये पूछेंगे कि आप ऐसा एक पॉइंट बताओ जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए। ठीक है उसके बाद इन्होंने बोला है टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। टेक द पोटेंशियल at infinity
टू भी जीरो, वो लास्ट वाली लाइन ना भी देते तो भी हम इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो ही मानकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमने कहा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें जो फोर्स निकालते हैं ना, तो जब फोर्स निकालते हैं तो वहाँ पर आपको जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना होता है तो हमें चार्ज के जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल निकालते टाइम हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर चलना पड़ता है। अगर नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव साइन के साथ लेकर चलूँगा उसको मैं, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिएगा, वो बोल रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट तो ले लिया ए, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है 3×10⁻⁻8 कूलम, और एक पॉइंट ले लिया बी, यहाँ पर चार्ज है -2×10⁻⁸ कूलम। ये हो गया ए और बी। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट मान लिया P, और मान लिया कि ये यहाँ से A से कितनी दूरी पर है, x पर। तो ये वाला कितना बचेगा, 15 - x, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी पर। और दोनों का जो सम, नहीं दोनों का सम जीरो के बराबर रखो, दोनों का सम जीरो के बराबर रखो आप। तो हम जब दोनों का सम जीरो के बराबर रख देंगे तो हम ये कह देंगे कि भाई इसकी वजह से पोटेंशियल इतना हुआ, इसकी वजह से पोटेंशियल इतना हुआ, नेट पोटेंशियल जो है यानी कि टोटल पोटेंशियल जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या करना है कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू ए, आप यहाँ लिख दो VPA, पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ ए, तो उसको क्या लिखेंगे VPA, प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, तो उसको क्या लिखेंगे VPB इज इक्वल टू जीरो। और पोटेंशियल का फॉर्मूला ए की 1/4πε0 Q/R, तो 1/4πε0 और 3×10⁻⁻8, इसको QA बोल दो फिलहाल, QA, और अपॉन R कितना है x, प्लस 1/4πε0 Q/R, यहाँ पर देखिए QB अपॉन कितना डिस्टेंस है 15 - x इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ से 1/4πε0 तो ले लो कॉमन, ये तो कॉमन हो गया। अब जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ डाल दीजिए। तो QA की वैल्यू कितनी है 3×10⁻⁻8 अपॉन x, प्लस QB की वैल्यू कितनी है -2×10⁻⁻8 अपॉन 15 - x इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो 1/4πε0 है इसकी कोई टेंशन मत लो, क्योंकि ये तो इधर जीरो के पास जाकर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक। यहाँ से 10⁻⁻8 और निकाल लो कॉमन, तो ये मेरे पास बचा 3/x और प्लस माइनस हो गया -2/15 - x इज इक्वल टू जीरो। अब ये 10⁻⁻8 ये भी उधर जाकर खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा x × 15 - x, तो 3×15 - x हो गया, और -2 × x इज इक्वल टू जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा जीरो। चलिए जी, ये जीरो हो गया। ये जीरो हो गया। अब 3×15 कितना हो गया 45 -3x -2x इज इक्वल टू जीरो, -5x
इज इक्वल टू -45, माइनस से माइनस कट गया, 5 9 जा 45, तो x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब क्या है कि आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ना मैंने कहीं पर भी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा। जब डिस्टेंस को हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं करा तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो भी हमारा सेंटीमीटर में ही है, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है ज़रूरी नहीं है कि उसमें बीच में ही पॉइंट की लाई करे, हो सकता है बाहर लाई कर जाए, ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए केस फर्स्ट, इसको बोल दीजिए केस फर्स्ट, और एक दूसरा लिखिए केस सेकंड। केस सेकंड में लिखिएगा व्हेन पॉइंट P lies on the line AB produced, on the line AB produced, तो जब वो AB produced पर लाई करेगा पॉइंट P तो क्या हो जाएगा, इधर A है, ये B है, और अब हमारा पॉइंट P यहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम ओरिजिनली ये मान लेते हैं कि ये जो A है, A से इसका डिस्टेंस जो है वो x हो गया। सर ये आपने बनाई है ना, हाँ ए भी तो अपने आप से लिए। हाँ, ए और बी हमने अपने आप से लिए हैं। ए पर एक चार्ज रखा हुआ है ये वाला, और बी पर एक चार्ज रखा हुआ है ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है ये 15 दे रखा है, तो बी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल x है, और ये वाला 15 है, ये वाला 15 सेंटीमीटर है, तो x बड़ा है 15 छोटा है, तो x माइनस 15 हो गया, x माइनस 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, हार्दिक, खुशी, लक्ष्य, हंसराज, क्लियर है? ठीक है। एक मिनट वेट करिए जरा, ये ना स्पीकर काम नहीं कर रहा मेरा। चलिए, तो अब ये वाला केस हो गया। अब इस वाले केस में भी फिर वही करेंगे हम कि पॉइंट P पर A की वजह से पोटेंशियल, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल, तो VP ड्यू टू A, VPA प्लस VPB इज इक्वल टू 0। तो VPA इज अगेन 1/4/ε0, ठीक है। तो VPA मतलब A से P तक के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻⁸/x प्लस अगला क्या था, B वाला चार्ज कितना था, -2 × 10⁻⁸ अपॉन, जैसे पहले वाले में 15 - x था, यहाँ पर हो गया x - 15, ठीक है, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब देखिएगा ये 1/4πε0 तो उधर जाकर 0 हो जाएगा, यहाँ से 10⁻⁸ मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा 3/x और ये बचा -2/x - 15, ये हो गया, और इज इक्वल टू 0, 10⁻⁸ उधर जाकर ये भी कम्प्लीटली आपका 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब वैसे ही करना है जैसे इससे पहले वाले पॉइंट, हाँ इसमें x की वैल्यू 45 होगी, ठीक है।
यहाँ पर x की वैल्यू 45 आ रही है तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको, अपने आप कर देना सॉल्व, x की वैल्यू 45 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और तीसरा केस लेने की कोशिश करूँ तो तीसरा केस कैसा हो सकता है? एक तो मैंने क्या करा कि यहाँ से पॉइंट P पर ले लिया, ए बी प्रोड्यूस्ड पर, अगर मैं बी ए प्रोड्यूस्ड पर लूँ तो क्या होगा? केस थर्ड देखिएगा, केस थर्ड, व्हेन पॉइंट P lies on BA produced, ये A हो गया, ये B हो गया, और अब पॉइंट P को मान लो कि वो यहाँ पर है, तो A से P का डिस्टेंस मान लीजिए कितना हो गया? x, A से P का डिस्टेंस x हो गया, तो B से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + 15। ठीक है। अब A की वजह से P पर पोटेंशियल VPA + VPB = 0। फिर से देखिए, तो VPA कितना हो जाएगा? वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8/x। ठीक है। और VPB कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2 × 10⁻⁸/x + 15 = 0। ये हो गया। अब क्या करें? 10⁻⁻8/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 10⁻⁻8/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया कॉमन, -3/x -2/x + 15। ये वैल्यू कितनी आ रही है? कैलकुलेट करके देखिए, -45 आ रही है, तो लिख देना कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, x नेगेटिव नहीं होगा। 1 मिनट वेट करिए जरा। हेलो, वेट। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जिस साल ये आया है ना पेपर में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और बाद में तो बच्चों को समझ में आ गया क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना कई बार रिपीट भी होते हैं। तो पहली बार जहाँ आया था उसमें बड़ी गड़बड़ हुई थी बच्चों से। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सिर्फ केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट में जो हमारा 9 सेंटीमीटर निकला था यहीं तक निकाल कर छोड़ दिया था। केस सेकंड जो है, केस सेकंड 45 सेंटीमीटर ये भी निकालना था। तो पहली बार तो नंबर मिल गए थे, दूसरी बार से फिर सब बच्चे भी समझ गए कि हाँ भाई दोनों केसेस आपको निकाल कर दिखाने हैं। और जो ये तीसरा केस है, तीसरा केस ज़रूरी समझो तो दिखा देना, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 मिनट में आए। ठीक, अब एक और देखते हैं। नहीं बस हो गए, और केस 4 और कहाँ पर हो गए? 3 हो गए, राइट, लेफ्ट और सेंटर। सर तो इसमें हमने निकाला क्या है? इसमें हमने पॉइंट निकाला है कि इस पॉइंट पर एक तो ए से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और एक ये है कि ए से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए उसको हम छोड़ दें। सर अगर हम ऊपर लें? नहीं तो ऊपर वाला नहीं ना, उन्होंने बोला ना ऑन द लाइन ए बी, ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ये बोल रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है एक इसमें जो दूसरा एक क्वेश्चन आता है, एक तो जो आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स के, तो ऊपर आता है
और एक इसमें एनर्जी निकालने वाले पर भी क्वेश्चन आता है, और वो इस तरीके का क्वेश्चन कि भाई एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की साइड्स दे रखी हैं कि चार्जेस वहाँ पर लोकेटेड है, या कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है वहाँ पर दे रखे हैं चार्जेस। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन लिखिएगा। पहले लिखे एनर्जी का फॉर्मूला, ये मैं मिटा रहा हूँ। पोटेंशियल में ये वाला बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसमें कि पोटेंशियल आप कैलकुलेट करें जहाँ पर जीरो हो जाए पोटेंशियल, वो पॉइंट आप कैलकुलेट करें। इसी तरीके से एक फॉर्मूला नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे सिलेबस में है ना, हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। n पॉइंट चार्जेस वाला सिलेबस में नहीं है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस electric potential energy of a system of 2 point charges, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल देते हैं U। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसको U बोल देते हैं। जैसे U है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, बस Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R क्या होगा, वो जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक क्वेश्चन नोट करें, 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज़ होगा, कभी ट्रायंगल दे देंगे, कभी स्क्वायर दे देंगे, कभी रेक्टेंगल दे देंगे, बस इसके अलावा और कोई फिगर नहीं है, क्यूबॉइड वगैरह नहीं बनाएंगे वो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिएगा, यहाँ पर है 3 पॉइंट चार्जेस प्लस Q, प्लस Q, कॉमा प्लस 2Q and minus 3Q are placed at the vertices, and minus 3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC, of an equilateral triangle ABC, of an equilateral triangle ABC of side L, of side L small l, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है shown in figure, full stop. If these charges are displaced to the midpoints, if these charges are displaced to the midpoints, if these charges are displaced to the midpoints A1, B1 and C1 respectively, A1, B1 and C1, respectively, comma, find the amount of work done shifting the charges to the new locations. Find the amount of work done in shifting the charges
the new locations. The new locations. ठीक है, अब जरा देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन वो वर्क डन पूछ रहे हैं, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी दी जाए तो वर्क डन की जब बात करी जाती है तो हम ये कहते हैं कि एक ना वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो भी वर्क डन के बराबर आ जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो तो भी वर्क डन के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर पहले तो इन्होंने फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड इक्वल है और तीनों की लेंथ दे रखी है मैंने एल। ठीक है, तो जरा देखिएगा, सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर 4 में था। नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास में था, है ना, यहाँ नहीं था। अच्छा नहीं, इसका डेरिवेशन क्या था शायद 11th में कराओगे, यहाँ तो कराएंगे ना, यहाँ वर्क और एनर्जी का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये है ए बी और सी, तो ए है प्लस क्यू और बी पॉइंट पर चार्ज लोकेटेड है प्लस का 2q, प्लस का 2q, और सी पर चार्ज लोकेटेड है माइनस का 3q, और तीनों की लेंथ एल दे रखी है और मिड पॉइंट दे रखे हैं a1 b1 c1। ये मिड पॉइंट है a1 और ये bc का मिड पॉइंट दे रखा है b1 और AC का मिड पॉइंट दे रखा है C1। A1 B1 को ज्वाइन करा, B1 C1 को ज्वाइन करा और A1 C1 को ज्वाइन करा, ये पूरा का पूरा ऐसा फिगर हमको दे रखा है। उसके बाद में ये मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो एक ना मिड पॉइंट थ्योरम थी 9th क्लास में, मतलब मैथ्स में। हाँ वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हाँ, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स जो हैं ये 1 2 3 4 ये सारे के सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनको वो दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी लेंथ है ये सब L है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये कितना हो गया L/2, ये भी L/2, ये भी L/2, ये सब के सब L/2 हो जाएंगे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जब ट्रायंगल, जब ये L/2 ये L/2 हो गया है, ठीक है, तो आप ये देखिएगा ये वाली लेंथ भी L/2, ये वाली लेंथ भी, ये सारी की सारी लेंथ L/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी प्रूव करा जा सकता है, मिड पॉइंट थ्योरम से भी। वो प्रूव करके दिखाना आपसे टीचर एक्सपेक्ट नहीं करता, आप यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे A1, B1 and C1 are the midpoints of, इसे एक लाइन में एक्सप्लेन कर दें, are the midpoints of AB, BC and AC respectively। तो ये L/2 ये L/2 ये तो क्लियर हो ही गया, A1 B1 is equal to B1 C1 is equal to A1 C1 is equal to L/2। तो जो लेंथ्स है ना वो लेंथ्स L/2 ही हो जाएंगी सारी की सारी, ये हो गई L/2। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप क्या करिए, सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम UI बोल देते हैं, UI। UI तो इनिशियली जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर लोकेटेड थे,
एनर्जी, ये समझ में आ गया। 1/4πε0 को मैं Q बोल रहा हूँ, K बोल रहा हूँ सॉरी, तो Q1 Q2 अपॉन R। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, तो वो टोटल डिस्टेंस हो गया AB, QB और QC के बीच में, मतलब मैंने अभी उनको मिड पॉइंट्स पर चार्जेस को शिफ्ट नहीं करा है। ठीक, अब इनके सबकी वैल्यूज रख दो। इनकी सबकी वैल्यूज रखिए, तो UI और ये K तीनों में कांस्टेंट है, K को बाहर निकाल लो। UI इज इक्वल टू K हमने बाहर निकाल दिया, ये QA QB, QA कितना है प्लस Q, प्लस का 2Q, तो Q इंटू 2Q अपॉन AB कितना है L प्लस QB QC, QB और QC, तो 2Q इंटू माइनस 3Q अपॉन L प्लस QC QA माइनस 3Q प्लस का Q। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे L L L सभी में आ रहा है, Q जब Q में मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर इधर भी बनेगा, Q स्क्वायर इधर भी, Q स्क्वायर इधर भी, तो Q स्क्वायर अपॉन L कॉमन ले लो, कि Q स्क्वायर अपॉन L ले लिया कॉमन। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 2, ठीक है, इधर क्या बचा -6 और इधर क्या बचा -3। ठीक है, तो -6 -3 हो गया -9, -9 + 2 कितना हो गया -7 K Q स्क्वायर अपॉन L। ये तो हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर निकालेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि UF। तो UF कैसे निकलेगा कि अब हमारा जो चार्जेस है वो A पर और A1 पर और B1 पर आ चुके हैं, तो क्या लिखेंगे QA1 QB1 QA1 QB1 अपॉन A1 B1। ठीक है, प्लस K QB1 मतलब चार्ज जो B1 पर रखा हुआ है, QB1 इंटू QC1, QB1 इंटू QC1 अपॉन B1 C1 प्लस K QC1 इंटू QA1 अपॉन C1 A1। तो ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकलेगी। देखिएगा यहाँ पर K तो कॉमन ले लिया, QA1 QB1 तो चार्जेस तो वही हैं, Q इंटू 2Q उन्हीं को शिफ्ट करा गया है, तो Q इंटू 2Q अपॉन A1 B1 अब हो जाएगा L/2 प्लस B1 C1 कितना हो गया 2 इंटू -3Q अपॉन L/2 प्लस -3Q इंटू Q अपॉन L/2 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर से तीनों में L/2 L/2 आ रहा है, तो मतलब L/2 तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मैं जानता हूँ न्यूमरेटर में आता है, तो ये बाहर आकर 2/L बन जाएगा और ये Q स्क्वायर है, तो K Q स्क्वायर इंटू 2/L। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2 -6 और -3। ठीक है, तो ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन L -7 2 -14। इसका मतलब -14 K Q स्क्वायर अपॉन L, -14 K Q स्क्वायर अपॉन L, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लिखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू बाई वर्क एनर्जी थ्योरम
इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो UF माइनस UI और फाइनल कितना है -14 kq स्क्वायर अपॉन एल, माइनस इनिशियल कितना है -7 kq स्क्वायर अपॉन एल, फाइनली -7 kq स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। अब k हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं, तो k को अलग निकाल कर लिख दो 1/4πε0, ठीक है, और -7 q स्क्वायर अपॉन एल। तो ये हमारा वर्क डन है, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है इतना? ठीक। अच्छा, और अगर नेगेटिव में आ रही है ना वैल्यू, तो नेगेटिव में आ रही है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 99% केसेस में जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ही आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे भी कुछ भी सोचें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है रेस्ट में जो एनर्जी होती है, तो किसी भी चीज़ में जब वो रेस्ट में है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, और फिर जब वो मूव करके दूसरी जगह पहुंच जाता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इनिशियल से कम ही मिलेगी, फिर फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए जी, एक तो ये हुआ इस तरीके का एक, ये टॉर्क वाले आप कर ही लेंगे, पी साइन थीटा टॉर्क ये हो जाएगा जो। कंफ्यूज बहुत करता है, हाँ? हर चैप्टर में है ना ये, हाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। सर कोई सर्किट वाला करा दे। हाँ भी बता रहा हूँ। ये दे देते हैं इसमें, लिखिएगा 2000 में आया था ये वाला भी। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये कुछ ऐसे ही है जैसा कल बताया था। 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। Full stop. Calculate the equivalent capacitance between the points X and Y. Equivalent capacitance between the points X and Y. इधर एक पॉइंट X दे रखा है और 1 2 3 4 कैपेसिटर्स हैं, एक के पीछे एक लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और इधर Y है। तो अभी देखने में सीरीज वाला लग रहा है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ बीच में वायर्स जो हैं वो इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं। एक वायर यहाँ पर है और एक वायर यहाँ पर है, इस तरह से, और इनकी वैल्यू दे रखी है 2 3 5 10। सब माइक्रोफैराड में। एक ये है और एक इस तरह से दिया है, इन दोनों के बीच में है ठीक है भाई। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि एकदम से देखकर बस ये लगता है कि ये सीरीज में है, लेकिन ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। और पैरेलल में कैसे है, ये वैसे ही वाला फंडा है जैसे कल देखा था। तो आप ये देखो कि इसमें ऐसा हो गया कि हमारे पास ये जैसे ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इसको ना पॉइंट्स के नाम दे रखे हैं उन्होंने, ए और बी। तो इस वाले पॉइंट को बोला है बी, इस वाले पॉइंट को बोला है ए।
तो ये जो ए है ना, ये सीधा सीधा एक वायर से यहाँ कनेक्टेड है, तो भाई ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक सीधा सीधा वायर से ये कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा। ऐसे जब ये बी भी एक सीधा वायर से कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट भी बी ही कहलाएगा। तो अब आप बस ये देखते जाओ कि इधर तो बनाइए एक्स और इधर बनाइए ए, क्योंकि x जो है वो ए से सीधा कनेक्टेड है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो x और a, और इसी तरीके से इधर बनाइए y और इधर बनाइए b। y जो है वो सीधा b से कनेक्टेड है, तो x a से कनेक्टेड है और y b से कनेक्टेड है। अब मुझे क्या करना होगा, ये देखो a और b के बीच में क्या मिल रहा है, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, a और b के बीच में 2 माइक्रोफैराड मिल रहा है, तो यहाँ कर दो 2 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद फिर से देखो बी और ए के बीच में, क्योंकि ये भी बी की तरह है और ये भी ए की तरह है, तो बी और ए के बीच में 3 माइक्रोफैराड भी है, तो 3 माइक्रोफैराड भी है बी और ए के बीच में। उसके बाद अगला देखिए, फिर से देखो ए और बी के बीच में क्या है, 5 माइक्रोफैराड भी है, ए और बी के बीच में 5 माइक्रोफैराड भी है। और इसके बाद देखिएगा ये जो 10 माइक्रोफैराड है, ये बी और वाई के बीच में है, तो बी और वाई के बीच में 10 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये तीनों के तीनों तो पैरेलल में हो गए, तो सर्किट बनाने तक की देरी थी, उसके बाद आप समझ जाएंगे इस पूरे का इक्विवेलेंट ए बी बोल दीजिए, सी ए बी। जब पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं तो वे सीधे सीधे ऐड होते हैं, तो 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 5, 5 + 5 कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड। अब ये 10 माइक्रोफैराड और ये 10 माइक्रोफैराड सीरीज में हो गया, तो ये हो गया, जब सीरीज में हो गए आप ये लिखिएगा नाउ CAB and 10 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज। सीरीज में उल्टा वाला काम होता है यहाँ पर, वैसे तो 1/C = 1/CAB + 1/10। 1/C = CAB कितना आया, 10, 1/10 + 1/10 कितना हो गया, 2/10, 2 1 2, 2 5 10, रेसिप्रोकल हो गया, C = 5 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका 5 माइक्रोफैराड आ गया। इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, क्योंकि इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, या तो पोटेंशियल एनर्जी वाला, या फिर पोटेंशियल निकालने वाला, और या फिर आपका कैपेसिटर का, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, ठीक है। चलिए, और कोई पर्टिकुलर डाउट? हाँ जी, फोर्थ वाला बता दो। अच्छा ये फोर्थ वाला, अरे फोर्थ वाले में कुछ साइन को आपको साइन एक्स को भी ले लेना था, साइन एक्स को भी ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 - t, और ये क्या हो गया 2 - t, ठीक है। और cos x dx आपका dt हो गया, न्यूमरेटर में dt हो गया। अब मैं t वाला टर्म, जैसे x वाले टर्म को हम पॉजिटिव ही रखते हैं, इधर से -1 कॉमन लो, इधर से -1 कॉमन लो, तो -1 जब दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लिया तो +1 हो गया, ठीक है। तो ये dt अपॉन t - 1 × t - 2 हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, ये अपॉन पर पहले ना वो कर दिया, इसको हेल्प करके कर दिया। शाम तक भी कोई डाउट है तो बता दें, ओके।